फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी में। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर की बुक का टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है शैक्षिक मनोविज्ञान और ये हमारी अधिगमकर्ता के रूप में विकास का टॉपिक है और इसका कोर्स कोड है E103। आइए स्टार्ट करते हैं हम शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, हम सब ने पढ़ा है कि मनोविज्ञान क्या चीज़ है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसको शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो इसे शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जिस क्षेत्र में निरूपण होने लगता है उसी से उसके नाम की अलग शाखा बन जाती है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में निरूपित होना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्योंकि मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ दिया गया इसलिए इसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि अब इसकी परिभाषाएं किस तरह से दी गई हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित ढंग से दी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो नामकरण है भले ही आधुनिक युग की देन है, किंतु शिक्षा के जन्म से ही इसका उपयोग शिक्षा की प्रक्रिया में निरंतर किया जाता रहा है। कि शिक्षा हम बच्चे को किसी भी तरह दे रहे, लेकिन इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बच्चा छोटा है तो किस तरह से सिखाया जाना है और बच्चा बड़ा है तो किस तरह से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक रूप में जन्म 1900 ईस्वी में माना जाता है। थॉर्नडाइक, जूड, टर्मन, स्टैनले, हॉल आदि ने इसका विकास किया है। कि पहले तो इसका जो है मनोविज्ञान आ चुका था। कब आया था आधुनिक रूप में? 1900 में आ चुका था। लेकिन इनको जो बढ़ावा दिया है, इनका जो विकास किया है, किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, जूड ने, टर्मन और स्टेल ने, हॉल आदि ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका विकास किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि G.L. एंडरसन के अनुसार उन्होंने अपनी क्या परिभाषा दी है इसके बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह ज्ञान का एक क्षेत्र है। इसमें बताया जाता है कि ज्ञान के एक क्षेत्र के नियम और सिद्धांत किस ढंग से सामाजिक प्रक्रिया पर लागू किए जाते हैं। वह साधनों एवं प्रविधियों का एक समूह है और वह शोधकर्ता का क्षेत्र है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक विषय है, एक क्या है? सब्जेक्ट है जिसका जो है अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसको पढ़ा जाना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को। यह ज्ञान का एक क्षेत्र है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है कि किस तरह से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें कुछ नियम और सिद्धांत भी बताए गए हैं, उनको भी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे कॉलिन्सनिक ने किस तरह से बताया गया है। कि कॉलिन्सनिक ने बताया ये शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। तो इन्होंने बहुत छोटी सी परिभाषा दी है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधान का जो है शिक्षा में प्रयोग है। कि शिक्षा में किस तरह से इसका प्रयोग किया गया है, किस तरह से प्रैक्टिकल्स किए गए हैं, इन पर क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार किए गए हैं और इसे ही कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका थर्ड परिभाषा ये दी हुई है J.A. स्टीफन के अनुसार। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। इन्होंने भी बहुत छोटी सी परिभाषा दी है, आई होप आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास मतलब कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें शिक्षक किस तरह से बच्चे को पढ़ा सकता है, बच्चे का क्रमिक विकास, एक के बाद एक विकास किस तरह से कर सकता है, उसके बारे में अध्ययन है। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बात कही है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं फोर्थ। किस स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या बताया है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधानों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है, जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितने भी अनुसंधान हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है? कि शिक्षा मनोविज्ञान है। आप देख लेते हैं इसका पांचवी परिभाषा की C.H. जूड के अनुसार। C.H. जूड ने क्या बताया है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्वता स्तर तक विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर
आगे बुढ़ापे तक जितने भी परिस्थितियां हैं उनमें किस तरह से बच्चा क्या क्या सीखता है, उनमें परिवर्तन किस तरह से आता है, उसकी व्याख्या करता है। ये जुड़ ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्टाउट के अनुसार। स्टाउट ने क्या कहा है कि शिक्षा सिद्धांत को मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत है। यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बात कही है कि हम नए ज्ञान को तो जोड़ ही रहे हैं, उससे पहले क्या है पुराने ज्ञान को क्या है उसको अवगत कराना चाहिए बच्चे को। अब इन परिभाषाओं के अलावा यहाँ पे और भी कई विचार परिभाषाएं दी गई हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या परिभाषा दी गई है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसकी सार्थकता अध्ययन के पश्चात व्यवहार के संशोधन में आंकी जाती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक सिद्धांत है जो कि व्यवहारिक विज्ञान है और इसकी सार्थकता इस अध्ययन के बाद जो व्यवहार के संशोधन में आंकी जा सकती है। अगर बच्चे को सिखाया जाए और उसके बाद वो सीख जाता है तो उससे उसकी संशोधन में क्या है आंकी जाती है उसका व्यवहार। और सेकंड पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाकर विधायक विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है कि एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ मैंने ये सब सीख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होता है कि वास्तविक चीज़ें हम सीख रहे हैं, ये नहीं ख्याली पुलाव बन रहे हैं कि बस मन में कोई विचार किया हो गया। ये यहाँ पे बच्चा क्या है खुद करके सीख रहा है, तो इस तरह से उसके आदर्शों की प्राप्ति वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति करने में भी सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। फोर्थ पॉइंट ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों, अध्यापक और अभिभावकों के लिए आवश्यक रूप से ज्ञेय है कि यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ बच्चों को इन अध्यापकों को नहीं आना चाहिए, अभिभावकों को भी समझ में आना चाहिए और विद्यार्थियों को किस तरह से सिखाया जाए। विद्यार्थी खुद भी सीखें कि हाँ हमें किस तरह से सीखना है, कि अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू अगर छोटी बातें बताई जा रही हैं उनका ध्यान रखा जाए। अब देख लेते हैं शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में शैक्षिक मनोविज्ञान का योगदान क्या क्या रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान ने समाज के समक्ष दो पहलू प्रस्तुत किए हैं। पहला है व्यवहारिक जो कि प्रैक्टिकली है और दूसरा है सैद्धांतिक युग जो कि थ्योरेटिकली है। अध्यापक, छात्र, अभिभावक सभी के लिए इसका सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक महत्व है। सभी इसके सिद्धांतों को सीखते हैं और उसके व्यवहार को भी अपनाते हैं। आज के शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया कुशलतापूर्वक संपादित नहीं की जा सकती थी। पहले शिक्षा मनोविज्ञान नहीं था तो काफ़ी कठिनाई होती थी बच्चों को सीखने में भी और अध्यापक को सिखाने में भी। आज शिक्षा मनोविज्ञान ने काफ़ी सहायता दी है। आधुनिक युग में शिक्षा का आधार ही मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा कि शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या किया, बाल केंद्रित शिक्षा बनाई है। प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र बालक ना होकर अध्यापक था। पहले अध्यापक को केंद्र माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बच्चे को केंद्र माना जाता है। बालक की रुचियों, अभिरुचियों की परवाह किए बिना ही शिक्षण कार्य चलता था पहले, लेकिन अब समय बदल गया है, सब कुछ बदल चुका है और उसी के साथ साथ शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक बन गया है। बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा हो गई थी। दूसरा पॉइंट ये है कि शिक्षण पद्धति में परिवर्तन, कि शिक्षण किस तरह से किया जाने लगा। प्राचीन पद्धति में अध्यापक रटने पर अधिक बल देते थे। पहले देखते होंगे कि पहले पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी, आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, उन पर रटने पर बल दिया जाता था, उन्हें रटना सिखाया जाता था हर चीज़ को। परंतु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों ने रटने के औचित्य को नकारा है। उन्होंने रटने पर बल नहीं दिया, इसका समर्थन नहीं किया है। आज अनेक मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों का विकास हो गया है, जिसके अनुसार शिक्षण देने से बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है एवं अभिव्यक्ति को माध्यम भी मिलता है।
तो डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, किंडरगार्टन एवं बेसिक शिक्षा, ये भी क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा के ही विषय हैं। ऐसे ही शिक्षण पद्धतियां हैं जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो इस तरह की पद्धतियां भी आज आधुनिक युग में आ चुकी हैं। तीसरा पाठ्यक्रम। मनोवैज्ञानिक पहलुओं के विकास से पहले पाठ्यक्रम में इस बात पर बल दिया जाता था कि पाठ्यक्रम कठिन हो, क्यों बच्चे सीखने के बच्चों को जितना कठिन पाठ्यक्रम मिलेगा वो और अच्छे से सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उसका अभ्यास भी अधिक होगा, ये ऐसा माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। यही कारण है कि गणित में कठिनतम प्रश्न रखकर अभ्यास पर बल दिया जाता रहा है। लेकिन डेविस ने शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कि जब तक शिक्षा मनोविज्ञान नहीं थी तब तक रटने पर भी बल दिया जा रहा था, पाठ्यक्रम भी कठिन बनाया जा रहा था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के आने से क्या है कि शिक्षा को महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों ने छात्रों की क्षमताओं तथा व्यक्तिगत भेदों के द्वारा छात्रों के ज्ञान, विकास तथा परिपक्वता को समझने में भी योग दिया है। तो यही कारण है कि आज पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक की रुचियों, अभिवृत्ति, विकास आदि को ध्यान में रखा जाता है। अब पाठ्यक्रम बच्चों के लिए है और बच्चे पाठ्यक्रम के लिए नहीं हैं। तो ये एक पाठ्यक्रम पॉइंट हो गया आपका। और फोर्थ पॉइंट है समय सारणी। पहले बालकों की थकान, विश्राम, अवधान आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। उस समय अध्यापक की सुविधा का ध्यान समय सारणी बनाते समय रखा जाता था कि जब समय सारणी बनाई जाती थी तो इस समय सिर्फ अध्यापक के बारे में ही सोचा जाता था, किंतु छात्र की क्षमता तथा योग्यता को ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता था। और जब से शिक्षा मनोविज्ञान आया है, शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही विद्यालयों में समय सारणी बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि कौन सा विषय पहले रखा जाए और कौन सा बाद में। अब समय सारणी बनाते समय मौसम, छात्रों की योग्यता, रुचि, व्यक्तिगत भेदों आदि का पूरा ध्यान रखा जाने लगा है। आपका फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान आने से पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। पहले ही समझा जाता था कि पढ़ाई के अतिरिक्त की जाने वाली क्रियाओं में बालक अपना समय नष्ट करता है, कि समय बर्बाद कर रहे बच्चे खेल रहे तो। लेकिन अब ऐसा विचार बदल चुका है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध, लेख, कहानी प्रतियोगिता, अंताक्षरी, बालचर विद्या, भ्रमण, छात्र संघ भ्रमण होता है घूमना, खेलकूद, अभिनय आदि जो है आ चुके हैं। नाटक, संगीत, इसी प्रकार की अन्य क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के कारण बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास, बहुत सहयोग मिलता है सर्वांगीण विकास में। तो इससे क्या है, बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह से वाद विवाद कर सकते हैं किसी विषय पर, भ्रमण, कहीं घुमाने ले जाया जा सकता है इनको, छात्र संघ एक ग्रुप बनाकर भी कोई काम उनको सौंप सकते हैं, और जैसे खेल कूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। इनसे क्या है, बच्चे हष्ट पुष्ट रहते हैं, उनका दिमाग अच्छे से काम करता है। अब 6 पॉइंट है अनुशासन। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रवेश के कारण ये धारणा निर्मूल हो गई है कि डंडा हटाते ही बालक बिगड़ जाता है। अब शिक्षाविद ये अनुभव करने लगे हैं कि डंडे, मारपीट एवं भय के बल पर छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। तो पहले क्या होता था, अध्यापक अगर बच्चा काम नहीं करता तो अध्यापक क्या करते थे, डंडा लेकर उनकी पिटाई करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब बैन लग चुका है, अब ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि छात्र अपराध करने पर दंड से डरते नहीं, पर वह ये आवश्यक चाहते हैं कि उन्हें दंड उनके अनुकूल दिया जाए। यही कारण है कि यदि कोई छात्र कक्षा में या कक्षा के बाहर कोई अपराध करता है तो उसको दंड से ना दबाकर उसके कारणों की खोज करके उसकी स्थायी उपचार पर बल दिया जाए कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, इन चीज़ों को खोजा जाए। 7वां पॉइंट है आपका कि स्वस्थ वातावरण, कि बच्चे को पढ़ने के लिए स्वस्थ वातावरण की भी ज़रूरत होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने समय के एक स्कूल का वर्णन करते हुए कहा है कि उस स्कूल में दीवारें बहुत खराब थी और काली थी, रोशनदान नहीं था,
बैठने की व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य बातों में यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि स्वस्थ बालकों की स्वस्थ शिक्षा के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। स्वस्थ वातावरण छात्रों से सीखने के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करता है। आप लोग देखते होंगे, अगर जब किसी बच्चे को आंगनवाड़ी भेजा जाता है तो क्या अच्छे अच्छे चार्ट लगाए जाते हैं जिससे बच्चा आकर्षित होता है। तो इस तरह से, या फिर दीवारें या स्कूल इतने अच्छे तरीके से बना हुआ हो कि बच्चा खुद जाना पसंद करे स्कूल। तो विद्यालय के वातावरण में अर्जित ज्ञान का स्थानांतरण व्यवहारिक जीवन में हो सके, बालकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे, ये प्रयास किया जाता रहा है। इसका 8वां पॉइंट है अनुसंधान। नया विज्ञान होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अनुसंधानों की संभावना है। अनेक अनुसंधान भी हुए हैं, अलग अलग तरह के जो है अनुसंधान हुए हैं। तो अध्यापक का इन अनुसंधानों के परिणामों को व्याख्या में लाकर व्यवसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं और नवीन अनुसंधानों और अध्यापक की व्यवसाय के प्रति निष्ठावान बनाते हैं एवं नवीनतम शिक्षण विधियों से उनको जो है परिचय कराते हैं। इन विधियों के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करते हैं। 9वां पॉइंट है इसका शिक्षा समस्याओं पर मत निर्धारण। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 9वां पॉइंट है इसका शिक्षा समस्याओं पर मत निर्धारण। शिक्षा मनोविज्ञान हमें उन अनेक समस्याओं पर चिंतन, मनन, निराकरण पर मत निर्धारित करने के अवसर प्रदान करता है जिनकी वजह से समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न होती हैं और समस्याओं का आधार बिंदु विद्यालय रहता है। ये समस्याएं बाल अपराध, पिछड़ापन समस्या, बालक अनुशासनहीनता, छात्र असंतोष आदि हैं। तो इनको क्या है, अनुशासन से ही हटाया जा सकता है। 10वां पॉइंट है मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योग है। मापन तथा मूल्यांकन की विधियों का विकास तथा प्रयोग। इन विधियों के माध्यम से ये प्रयत्न किया जाता है कि बालक की योग्यताओं का सही मापन हो और उनके द्वारा ही की गई प्रगति का मूल्यांकन भी सही हो। तो इस तरह से मापन की जो है नवीन विधियाँ हैं और उन्होंने शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम किया है। आज बालक की रुचि, योग्यता, अभिरुचि और अन्य अंतर्निहित योग्यताओं का मापन करके उसे विकास की दिशा दी जाती है। इससे बालक को जीवन की सही दिशा मिलती है और वह अपनी क्षमता तथा योग्यता का उच्चतम विकास करता है। जैसे अपव्यय तथा अवरोधन है कि इसमें क्या है कि बच्चे या तो पहले से ही स्कूल छोड़ देते या उनके पास इतनी गरीबी होती थी कि जिसके कारण वह स्कूल छोड़ देते थे, या फिर दूर होते थे स्कूल इसलिए भी स्कूल छोड़ देते थे। तो इन समस्याओं का समाधान करके उनके उच्चतम विकास किया जाता है। 11 पॉइंट है इसका शिक्षा में उद्देश्य की प्राप्ति सहायक। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। तो शिक्षा मनोविज्ञान कुल मिलाकर अध्यापक तथा छात्र के व्यवहार के इर्द गिर्द रहता है कि अध्यापक और छात्र का व्यवहार किस तरह से हो। अतः यह शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ज्ञान प्रदान करता है एवं अध्यापक उस ज्ञान के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। इसका 12वां पॉइंट है वैयक्तिक भेदों पर बल। मनोविज्ञान का आधार व्यक्ति है। ये दो व्यक्तियों के समान व्यवहारों को समान क्रिया प्रतिक्रियाओं पर का फल नहीं मानता। एक कक्षा में एक अध्यापक के शिक्षण को कुछ छात्र शीघ्र समझ लेते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। अतः ऐसे व्यक्तियों भेदों से युक्त छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है। मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, विकलांग बालकों की पृथक शिक्षा पर मनोविज्ञान इसलिए बल देता है। तो इससे क्या है, पता चलता है कि सबकी शिक्षा अलग अलग तरह से होनी चाहिए, सबको एक ही तरह से नहीं सिखाया जा सकता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।